अब सबसे पहले आप बांग्लादेश की राजधानी ढाका की नई तस्वीरें देखिए, जिसमें वहां की सड़कों पर हजारों छात्र, नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और लोग इकट्ठा हो गए हैं। शुक्रवार की नमाज के बाद ये प्रदर्शनकारी अपने हाथों में बांग्लादेश के झंडे और भारत विरोधी पोस्टर्स लेकर नारे लगाते रहे। अब से थोड़ी देर पहले बांग्लादेश में 32 वर्ष के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की डेड बॉडी पहुंची है सिंगापुर से। उस्मान हादी जुलाई 2024 में बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल छात्र संगठन का एक प्रमुख नेता था और इस छात्र संगठन का नाम है इकबाल मंच। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को कुछ हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। और उस्मान हादी के समर्थक अब यह आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या के पीछे भारत है, जिसके बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन कल रात से और तेज हो गए और हिंसक हो गए। सबसे पहले आप आज के इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत विरोध को अब अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। ये आज की तस्वीरें हैं, लेकिन बांग्लादेश के कई शहरों में कल रात से ही जबरदस्त हिंसा शुरू हो चुकी है। छात्रों की भीड़ ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका सहित चटगांव और राजशाही जैसे इलाकों के साथ साथ कई और स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं, तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। और कल रात करीब 10 बजे उस्मान हादी की मौत की खबर मिलने के बाद से बांग्लादेश में ये हिंसा शुरू हुई, जिसके बाद वहां के युवाओं ने और प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों में भी आग लगा दी। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी तोड़फोड़ की गई और शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी आवामी लीग के दफ्तर को भी जला दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कहां कहां पर कैसे ये आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है और आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश इस समय जल रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की सबसे पुरानी सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक की इमारत में भी तोड़फोड़ करके आग लगा दी गई और इस संस्था का नाम है छाया नट। यानी बांग्लादेश में संस्कृति, मीडिया और इतिहास तीनों पर एक साथ हमले हो रहे हैं। मतलब साफ है कि ये नेता, ये कार्यकर्ता, ये युवा अपने नेता की मौत पर सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि जानबूझकर बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में हिंसा फैलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कल रात अपने देश की जनता को संबोधित किया और उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की। हालांकि इस अपील के बाद भी वहां पर हिंसा रुकी नहीं। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। आपको याद होगा जब शेख हसीना को रातों रात सत्ता छोड़कर अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी, जिसके बाद से वहां पर लगातार हिंसा हो रही है और अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां पर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले आप बांग्लादेश से आई इन नई तस्वीरों को देखिए और फिर हम आसान भाषा में आपको बताएंगे कि क्या ये हिंसा नाराज छात्रों का विरोध प्रदर्शन है या फिर बांग्लादेश अब धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में जा रहा है। बांग्लादेश, 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 हमारा देश तुम्हारा देश, बांग्लादेश, बांग्लादेश, हमारा देश तुम्हारा देश, बांग्लादेश, बांग्लादेश।
I would say that the darkest night for news media, how we know that. It is a state-sponsored activity, what they have been doing. एक और बड़ी खास बात इस बार देखने को मिल रही है। ये जो सारे प्रदर्शनकारी हैं, इनका मुख्य निशाना था बांग्लादेश के दो बड़े अखबार, यानी मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं और इन दो अखबारों के दफ्तरों में आग लगाकर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। इन दो अखबारों के नाम क्या हैं जरा देखिए। इनमें से एक है द डेली स्टार और दूसरे अखबार का नाम है प्रथम आलो। बांग्ला भाषा में प्रथम आलो का मतलब होता है पहली रोशनी। कल रात सबसे पहले प्रथम आलो नाम के इस अखबार के दफ्तर पर हमला किया गया। एक साथ हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई जो अपने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी का नाम लेकर भड़काऊ नारेबाजी कर रही थी और इस भीड़ ने इस अखबार के दफ्तर से पत्रकारों और अखबार के कर्मचारियों को बाहर निकलने का एक मौका तक नहीं दिया और फिर इस बिल्डिंग में आग लगा दी। और वहां के पत्रकार इस घटना को मीडिया की आजादी के लिए एक काला दिन बता रहे हैं। Attacked us, and our journalists were scared to death, so they had to flee the office. So we couldn't publish our newspaper today, and our online is off from last night. And it's from establishing in 1998, in 27 years, it's for the first time we couldn't publish our newspaper. So it's a very, I would say that the darkest night for news media, how we know Bangladesh. And it's attack on our, I would say freedom of speech and freedom of news media. इस आग की वजह से द डेली स्टार अखबार के भी 25 से ज्यादा पत्रकार बिल्डिंग की छत पर फंस गए और बाद में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बाद इन पत्रकारों को वहां से बाहर निकाला। अब आप उन पत्रकारों और कर्मचारियों के ये बयान सुनिए जो बता रहे हैं कि इस आग ने कैसे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। মৃত্যুর ঘটনার প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই হচ্ছে প্রথম আলো থেকে মুভ যে সৃষ্টিটা হয়েছিল সেইটাই মুভ করে ডেইলি স্টারে পর্যন্ত আসে এবং পরবর্তীতে তো আপনারা সবাই দেখেছেন যে কি অবস্থায় গেছে। এখন বর্তমানে যে অবস্থা আছে প্রতিটি ফ্লোর হচ্ছে মানে প্রতিটি ফ্লোরের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ এবং একটা পুরো একটা অফিসকে কিভাবে একটা এক রাতের মধ্যে শেষ করা যায় এটার একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে মিডিয়া। এখানে তারা যদি কোনো দোষ থাকে ত্রুটি থাকে তাদের সমালোচনা করতে পারে, আলোচনা করতে পারে। তাদের জ্বালা একটা অফিস পুড়িয়ে দেওয়া তো কোনোভাবেই কাম্য নয়, কারণ এখানে অনেক রাষ্ট্রের ডকুমেন্টস থাকে, অনেক কিছু তথ্যপাত্র থাকে। এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না, কারণ এটা হচ্ছে তাহলে ফেসিবাদী সিস্টেমে আবার অবতারণা হলো, কারণ যেহেতু সরাসরি মব তুলে নিচ্ছে হাতে। तो आप देखिए अखबारों के जो दफ्तर हैं कैसे जल रहे हैं और ये आग इतनी भीषण थी कि इन दोनों अखबारों के दफ्तर पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए और आज इन दोनों ही अखबारों का प्रकाशन नहीं हुआ। ये अखबार अपने पाठकों तक आज नहीं पहुंच पाए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले वहां पर मीडिया को इस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता की बात है।
और देखिए, किसी देश से जब लोकतंत्र को खत्म करना होता है तो मीडिया को ऐसे ही निशाना बनाया जाता है। आप याद कीजिए, जब नेपाल में हाल ही में इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुए थे जो जेन जी ने किए थे, और वहां पर भी तख्ता पलट जब हुआ, सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ, उस समय भी उन प्रदर्शनों के दौरान भी मीडिया को निशाना बनाया गया था। नेपाल की कई मीडिया जो संस्थान हैं, अखबार हैं, उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई थी। असल में जब मीडिया, और ख़ास तौर पर यहाँ मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, अखबार और बड़े न्यूज़ चैनल्स, जब ये एक ख़ास विचारधारा के लोगों की मनपसंद बात नहीं कहते, एक ख़ास पार्टी या उसके कार्यकर्ताओं की मनपसंद बात नहीं कहते, उनके हिसाब से अपनी कवरेज नहीं करते, तो फिर उन्हें इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। असल में जो इस प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, जो ऐसी भीड़ होती है, ये सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क नहीं कर पाती। इन्हें लगता है कि सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर कोई भी आकर कुछ भी कह देता है, कोई भी आरोप लगा देता है। इनके समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, लेकिन वो सोचते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अपने नियमों से बंधा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया वन मैन शो नहीं होते, बल्कि ये संस्थाएं होती हैं, और संस्था अपने हिसाब से खबर को वेरीफाई करके चलती हैं। और इसीलिए बहुत बार, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या कोई और देश हो, जब वहाँ इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन होते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर अक्सर मीडिया को भी निशाना बनाया जाता है। और एक बार अगर मीडिया की ये दीवार गिर गई, ये चौथा स्तंभ अगर आपने एक बार गिरा दिया, तो फिर उस देश को टेक ओवर करना, उस देश से लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर देना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन में 32 वर्ष के उस्मान हादी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये उस्मान हादी कौन है और क्यों उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में ये हिंसा हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि ये शरीफ उस्मान हादी आखिर है कौन, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि इस छात्र, या आप युवा नेता कह सकते हैं, इस युवा नेता की हत्या कर दी गई। और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें इस नेता की अहम भूमिका थी। और इसके बाद, इस आंदोलन के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश रातों रात छोड़कर, अपनी सत्ता रातों रात छोड़कर, अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। और आज भी वो भारत में शरण लिए हुए हैं, क्योंकि अगर वो यहां रुक जाती तो शायद आज जिंदा ही न होती। उस्मान हादी एक कट्टरपंथी और भारत विरोधी नेता था। यहां यह बात आपको नोट करने वाली है। यह कट्टरपंथी नेता था और भारत का हमेशा विरोध करता था। और हाल ही में उसने ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से बांग्लादेश का एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने भारत के भी कई इलाकों को शामिल कर लिया था। यानी ये ऐसा नक्शा जारी कर रहा था जिसमें बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो बढ़कर भारत के अंदर तक आ गई थी, और इसने भारत के कई इलाकों को उसमें शामिल कर लिया था। तो ये राजनीति थी इस नेता की। छात्र आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इकबाल मंच को, जो कि इसकी संस्था थी, इकबाल मंच को बैन कर दिया और फिर इस नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। अब वहां पर जो इस प्रकार के युवा नेता इतनी तोड़फोड़ करते हैं, इतनी आगजनी करते हैं, किस लिए करते हैं? इनके मन में भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये आगे चलकर खुद बड़ा नेता बनना चाहते हैं, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस उत्पन्न करके जब सरकार बनेगी तो उसमें हम मंत्री बन जाएं और उसके बाद हमारी जिंदगी बन जाएगी। बहुत सारे लोग इस मंशा के साथ ऐसे विरोध प्रदर्शन करते हैं और ऐसे विरोध प्रदर्शनों में नए नेता निकल कर आते हैं। और उनमें से बहुत सारे नए नेता जो होते हैं वो असल में बहुत लालची होते हैं। वो अपने फायदे के लिए इतने हजारों लाखों युवाओं को बहकाते हैं। अब वहां की सरकार ने इसे बैन कर दिया, इसकी संस्था को, इसकी पार्टी को बैन कर दिया। इसके बावजूद उस्मान हादी खुद भी बांग्लादेश में होने वाले चुनाव के लिए कैंपेन कर रहा था और वो ढाका के एक इलाके से खुद चुनाव लड़ना चाहता था। 12 दिसंबर को चुनाव कैंपेन करते समय उस्मान हादी को कुछ हमलावरों ने गोली मार दी। पहले बांग्लादेश के ही एक अस्पताल में इसका इलाज हुआ,
लेकिन जब इसकी तबीयत नहीं सुधरी तो फिर इसे सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को इसकी मौत हो गई। अभी तक उस्मान हादी पर हमले की जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसके समर्थक इस हमले में भारत का नाम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को वहां पर भड़का रहे हैं, ये कहकर कि इसकी हत्या भारत ने करवाई है और इसीलिए वहां पर भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ওনাদেরকে যে হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে, যে হত্যা করা হয়েছে, হত্যাকাণ্ড বিচারের জন্য আমরা এখানে আসছি। যারা হত্যা করছে তাদেরকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আর হচ্ছে তাদের শাস্তি, সর্বোচ্চ শাস্তি বিতরণ দিয়ে আমাদের দেশে যে আইন। अब आपको दिखाते हैं कि इन प्रदर्शनकारियों के मन में भारत और भारत की विरासत को लेकर इतनी नफरत क्यों है। कल रात वहां पर एक सांस्कृतिक संस्था जिसका नाम है छाया नाट, वहां पर आग लगा दी गई। इसमें कई पुरानी और दुर्लभ पुस्तकें थीं, संगीत वाद्य यंत्र थे और सांस्कृतिक धरोहरें जो वहां पर मौजूद थीं वो सब आग में जलकर पूरी तरीके से राख बन गई। দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু ছায়ানাটে ভাঙচুরে করছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। अब आप ये सोचिए कि संस्कृति से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, किसी सांस्कृतिक संस्था से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो इस हमले की जो वजह है अब वो सुनिए। वजह यह है कि महान कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर से इस संस्था का गहरा संबंध रहा है। छायानट की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और यह संस्था रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों और उनके साहित्य को आधार बनाकर बांग्ला संस्कृति की रक्षा और प्रचार करती है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान छायानट के गायकों ने स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बढ़ाया था, यानी यह संस्था बांग्लादेश की आजादी से जुड़ी रही है। अब सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा था, लेकिन उसी बांग्लादेश में टैगोर के नाम से जुड़ी संस्था को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इतनी नफरत अब इन्हें भारत से हो रही है और बंगाली संस्कृति से हो रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस छात्र नेता उस्मान हादी को अब एक क्रांतिकारी बता रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के समर्थकों का दावा है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा अचानक हुई कोई घटना नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ यूनुस सरकार के संरक्षण में यह चलाई जा रही एक रणनीति है, जिसमें संस्कृति, इतिहास और भारत से जुड़ी हर चीज को निशाना बनाकर नष्ट किया जा रहा है। আমি আবারও স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ওসমান হাদি ছিলেন পরাজিত শক্তি ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসীদের শত্রু। তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে বিপ্লবীদের ভয় দেখানোর অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেন। ভয়, সন্ত্রাস কিংবা রক্তপাতের মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে। Well, it was all pre-planned. I mean, it is a pattern that has been planned, and now the plan is in action. It is a state-sponsored activity, what they have been doing. So you see a pattern where the advisors of the current government, they are instigating from the top and then asking the police and the army to stand still when they run their street dramas. So it is all pre-planned. It's not just a pattern. It has been planned carefully with the election in mind and to continue their illegal grip in power. आज बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी तोड़फोड़ की गई और इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के ये प्रदर्शनकारी शेख हसीना को अब भारत का समर्थक मानते हैं और इसलिए उनके पिता के घर को भी निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा दी जा चुकी है, लेकिन शेख हसीना इस समय भारत में शरण लेकर सुरक्षित हैं और बांग्लादेश की सरकार कई बार भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग कर चुकी है। इसलिए यह हिंसा और प्रदर्शन बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये भारत
और बांग्लादेश के बीच के संबंधों पर भी मामला आकर टिक गया है। बांग्लादेश में भारत विरोधी दुष्प्रचार पर भारत के विदेश मंत्रालय ने 17 दिसंबर को एक बयान जारी किया था, जिसमें दो बड़ी बातें भारत ने कही। पहला, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और बिना जांच के ही इस हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, भारत सरकार बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में है और वहां निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की भारत उम्मीद करता है। पिछले 4 दिनों से ढाका में भारत के हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि चटगांव में डिप्टी हाई कमीशन पर पत्थरबाजी हुई। आज राजशाही में भी भारत के डिप्टी हाई कमीशन के सामने प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद 17 दिसंबर को दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर उनके सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी भारत ने मांग की है। अब देखिए, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू होना अब एक अपराध बन गया है और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी जिंदगी खतरे में आ गई है। इतना बड़ा बदलाव बांग्लादेश में हुआ है। कल रात यानी 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इस युवक का नाम है दीपू चंद्र दास और फिर इसके शव को एक पेड़ पर बांधकर आग लगा दी। पिछले 1 साल में बांग्लादेश में करीब 2500 हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश के एक अखबार प्रथम आलो की जांच में यह सामने आया कि 5 अगस्त से 20 अगस्त 2024 के बीच 1068 घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई और 22 मंदिरों पर हमले किए गए हैं। यह अखबार लगातार वहां पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की जांच कर रहा था और शायद इसी वजह से कट्टरपंथियों ने इस अखबार के दफ्तर पर हमला किया और इसमें आग लगा दी। 18 दिसंबर को हमारे देश की संसद में विदेश मंत्रालय की एक स्थायी समिति ने बांग्लादेश पर एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश में अब चीन का दबदबा बढ़ रहा है और 3 बड़ी बातें हैं इस रिपोर्ट में। पहला, बांग्लादेश की वायुसेना के लिए चीन लाल मोनेरहाट एयरबेस पर एक हवाई पट्टी बना रहा है। यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस हवाई पट्टी का सैन्य उपयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग जो है वो सिविलियन होगा। दूसरा, वर्ष 1971 के बाद भारत बांग्लादेश में सबसे बड़ी सामरिक चुनौती का सामना कर रहा है। यह हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। 1971 के बाद से इस प्रकार की भारत की स्थिति वहां कभी नहीं हुई है। और तीसरा, बांग्लादेश में आवामी लीग का प्रभुत्व खत्म होने के बाद कट्टरपंथी ताकतों की वहां की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, उनका प्रवेश हो चुका है और अब बांग्लादेश कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में चला गया है। और ये कट्टरपंथी ताकतें ये चाहती हैं कि बांग्लादेश भारत से दूर चला जाए और पाकिस्तान के करीब चला जाए और अगर इसमें उन्हें चीन की भी मदद मिलती है तो वो चीन की मदद भी लेने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के अभी के हालात को अब आप 2 पॉइंट्स में समझिए। यह है हमारा आज का विश्लेषण। पहली बात तो यह है कि इस समय बांग्लादेश के छात्र नेताओं में एक बड़ा नेता बनने की होड़ लगी हुई है। ये सारे जो छोटे छोटे नेता हैं, छात्र नेता, युवा नेता, अब इन्हें बड़ा नेता बनना है। उन्हें लगता है कि वो जितना भारत विरोधी बयान देंगे, भारत के विरोध के नाम पर जितनी हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जितनी नारेबाजी करेंगे, उतना ही उन्हें फायदा होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार जितना ज्यादा करेंगे और कट्टरपंथी ताकतों का वो लोग जितना समर्थन करेंगे, उतनी ही जल्दी वो बांग्लादेश की राजनीति में बड़े नेता बन जाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, ये सारे जो छात्र नेता हैं या युवा नेता जो अपने आप को बता रहे हैं, ये अब उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें भविष्य में बड़ा नेता बनना है, इन्हें सांसद बनना है, चुनाव लड़ना है और ये भी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। और दूसरा विश्लेषण हमारा ये है कि बांग्लादेश के ये युवा नेता अब अपनी पहचान को ही मिटा देना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। वर्ष 1947 में
जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बना था, तब वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से मेल नहीं खाता था। ईस्ट पाकिस्तान का जो डीएनए था वो पाकिस्तान के डीएनए से मैच नहीं खाता था। उसकी भाषा, संस्कृति और उसका पूरा डीएनए पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था। ईस्ट पाकिस्तान की संस्कृति हमेशा से बंगाल की सभ्यता से प्रभावित रही है। इसीलिए 1947 के बाद यह देश पाकिस्तान के साथ जाने के बाद लगातार परेशान था। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी भाषा और अपनी इसी पहचान के लिए यह आंदोलन शुरू किया था कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और अलग राष्ट्र चाहते हैं। वर्ष 1971 में भारत की मदद से यह अलग देश बन भी गया। और सोचिए, अलग देश बनने के बाद इन्होंने क्या नाम रखा? नाम रखा बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। आज ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब इन्हें पाकिस्तान अच्छा लगने लगा है। अब ये वापस बांग्लादेश से ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते हैं, जबकि बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों का अपना देश। लेकिन अब वहां के नेता अपनी इसी बंगाली पहचान से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी बंगाली सभ्यता है जो उनकी है, बंगाली भाषा है, बंगाली पहचान है, अब इसी को नष्ट करने में वो लोग लगे हुए हैं। इसलिए बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये मत समझिए कि वहां सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ये मत समझिए कि एक पार्टी चली गई और अब दूसरी पार्टी आ गई। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी चर्निंग हो रही है। बांग्लादेश एक बहुत बड़े खतरनाक मोड़ पर आज खड़ा हुआ है। वो बांग्लादेश से मीडिया को मिटा देना चाहते हैं। वो बांग्लादेश की पहचान को खत्म कर देना चाहते हैं। बांग्लादेश की भारत से दोस्ती को समाप्त कर देना चाहते हैं। और 1971 से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, उन सारी यादों को खत्म कर देना चाहते हैं और वापस ईस्ट पाकिस्तान बन जाना चाहते हैं।